So, what is molecular evolution? Yes, कोई बता सकते हैं molecular evolution के बारे में? What is molecular? Molecular मतलब are we talking about carbohydrates? No. Are we No, talking about fats? Yeah, no, lipids? No. no. Obviously, we are talking about a genetic material, right? And protein. क्यों प्रोटीन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग मोलिकुलर बोला तो उसमें प्रोटीन भी आ जाता है ऑब्वियसली, बट हम लोग एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो इसमें हम लोग एज एन जेनेटिक मटेरियल एंड उसके जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं एज एन प्रोटीन. सो अगर आपके जेनेटिक जीन्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो इट विल बी ऑब्वियसली ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है? वो ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट हो जाएगा एंड प्रोटीन में कन्वर्ट. तो कुछ भी जो चेंजेस आते हैं डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में, वो आपका रिफ्लेक्ट होता है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं इन प्रोटीन, ठीक है? सो तो हम लोग मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में 2 या 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन. ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है? एंड इनमें कैसे एवोल्यूशन हो रहा है. तो इसमें भी जो आपके हम लोगों ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ा था, राइट? तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में क्या डिस्टिंग्विश फीचर्स हो सकते हैं? कोई डिस्कस कर सकते हैं हम? यस. What is the distinguishing feature between molecular evolution and population genetics? तो हम लोग population genetics क्या पढ़ रहे हैं? Population का size देख रहे हैं, right? And geographical area में देख रहे हैं, time भी देख रहे हैं. And we are actually observing or we are analyzing कि जो जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी एंड एलिलिक फ्रीक्वेंसी, वो कैसे उसका कंपोजिशन क्या है विद एवरी जनरेशन, ठीक है? विद एवरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो डैट कम्स अंडर पॉपुलेशन जेनेटिक्स. बट अगर आप व्हेन यू ऑब्जर्व व्हेन यू गो थ्रू मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, राइट? आज नहीं हेलो. यस. सो व्हेन यू गो थ्रू मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है? मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि आप जनरेशन टू जनरेशन नहीं देख रहे. योर टाइम फ्रेम इज मच मोर, मतलब आपका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर आप मैं बोल सकता, अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स में चलो 10 जनरेशन 20 जनरेशन देख रहे हैं. सो जब हम लोग मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं एज एन इवोल्यूशन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा किधर से है, ह्यूमंस किधर से इवॉल्व हुए? यस, कोई बता सकता है? ह्यूमंस किधर से इवॉल्व हुए? एप्स बोल सकते हैं, राइट? चिंपैंजीज, एप्स, राइट? तो उसमें क्या हुआ? मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन आवर morphological characteristics, right? है ना? राइट? मॉलिक्यूलर सो इवोल्यूशन हुआ ना, काफी ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, एंड इट इज लाइक नॉट 100 ईयर में हुआ है, 200 ईयर्स में हुआ है, ठीक है? इट इज इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है? 1000 of years में इवोल्यूशन दिख रहा है. तो जैसे बोलते हैं 80,000 ईयर्स पहले फर्स्ट रूडिमेंट्री जो ह्यूमन था वो दिखा था, ठीक है? रूडिमेंट्री बोल सकते हैं, एप से इवॉल्व हुआ था, राइट? ओके. एंड देन फिर with respect to time, humans evolve, evolution, okay. Okay, so with humans evolved, right? एंड ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, जिसकी वजह से मतलब एज इन कुछ जेनेटिक चेंजेस है एंड वो रिफ्लेक्ट हुआ आपका मॉलिक्यूलर लेवल पे, एज इन प्रोटीन लेवल पे, ठीक है? सो एंड वी स्टिल शेयर 99%, 99.3% या 7% जेनेटिक स्ट्रक्चर विद आवर क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है? मतलब एज इन एप्स की बात कर रहा हूँ मैं, मंकीज की बात कर रहा हूँ, ओके? खाली 0.3% का ही चेंज आया इतने 80,000 ईयर्स में, मैं बोल सकता. तो क्या हुआ कि आपका जो विद टाइम फ्रेम इवोल्यूशन दिख रहा है आपको. एंड अगर मैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के से कंपेयर करूं, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन हमारा थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, नॉट 10-20, ऐसा नहीं बात कर रहे. वी आर गोइंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो जैसे मैंने 80,000 ईयर्स बोला, ऑब्वियसली देयर आर 1000, अभी 100 ईयर्स में ही आपको 4 जनरेशन दिख जाते हैं, ठीक है ना। 100 ईयर्स में आपको 4 जनरेशन दिख जाएंगे। अगर 100 ईयर्स पास होता है तो आपके दादा, ठीक है, आपके फादर, आप, फिर आपके बच्चे, ये अगर 25 अगर मैं बोलूँ कि 24 या 25 ईयर्स इज मैरिजेबल एज, एंड 1 साल में आपको नेक्स्ट जनरेशन हो जाता है, प्रोजेनी हो जाती है। ऑब्वियसली 25 ईयर्स अगर एवरेज लेके पकड़ के चलो, या 20 ईयर्स भी होते हैं कई कई जगह, ठीक है, तो 4 to 5 जनरेशन आपको दिख जाएगा। ओके, so that is the difference between molecular evolution and population genetics. जो molecular evolution है, we are seeing in thousands of years, या मैं बोल सकता हूँ million years भी बोल सकता हूँ, क्योंकि we are not just seeing human evolution but we are also observing आपका जो कैसे एक वन सेल से कैसे इवॉल्व हुआ है, पूरा का पूरा ब्रांचिंग है आपका, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। तो इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन उधर से आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम लोग इधर जब भी मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर स्पेशल मॉलिक्यूल्स, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंसेस। एंड ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है ही है जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में वी आर ओनली ऑब्जर्विंग अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, एंड मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में हम लोग का टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं, वी विल शिफ्ट टू आई जेनेटिक्स का ई बुक, ओके। एंड बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, एंड मैंने जो पीपीटी में बहुत कंटेंट्स किया, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स किया, ओके। तो वो आपको पूरा आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ अ इवोल्यूशनरी, जो हम लोग टाइम स्केल में देख रहे हैं, तो इवोल्यूशन एट मोलिकुलर लेवल, डीएनए प्रोटीन सीक्वेंसेस, जैसे मैंने उधर बताया, ओके। ओके, जस्ट so कैसे, हाउ डू डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इवॉल्व, एंड हाउ जीन्स एंड ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन कैसे रिलेटेड है, कैसे जीन्स भी कैसे रिलेटेड है, ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड है, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, व्हेन वी स्टडी अबाउट डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर, और कैसे वो इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में कौन से प्रोसेस है इवोल्यूशन में। तो सबसे मेन इवोल्यूशन में क्या क्या मेन प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से इवोल्यूशन आता है, एज एन डीएनए की बात कर लेते हैं, यस, जेनेटिक मटेरियल। सो व्हाट इज अ बेसिक इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, इट इज़ म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशंस होते हैं, उसकी वजह से ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं डीएनए सीक्वेंसेस में। कुछ डीएनए जो सीक्वेंसेस है वो नेचुरल सिलेक्शन, अभी होपफुली पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अभी सब क्लियर हुआ रहेगा। सो जो इन मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में क्या होता है, इधर भी नेचुरल सिलेक्शन आता है, ऑब्वियसली सम सीक्वेंसेस दैट विल जो आपका प्रिफरेबल, मतलब एज इन काफ़ी स्टेबल रहेगा, एंड उसका फंक्शन चेंज नहीं हुआ रहेगा ज़्यादा, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट इन किया जाता है एंड बाकी को सेलेक्ट आउट किया जाता है। if function changes and it is not harming organism, it will be also selected, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चेंजेस आते नहीं है, आते हैं, बट इफ इट ऑर्गेनिज्म इज स्टिल अलाइव, तो वो जो चेंजेस एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ओके, सो वही बता कि क्या डिफरेंसेस है मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में वी आर फोकसिंग ऑन जीन फ्रीक्वेंसीज के बारे में, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में टाइम स्केल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मच लॉन्गर टाइम्स। तो उससे स्पीसिएशन होने के चांसेस आप देख सकते हो, उसमें स्पीसिएशन देख सकते हो। स्पीसिएशन में क्या रहा, जो ऑर्गेनिज्म है इवॉल्व हो रहा है, एंड इट इज लाइक स्पीसिएटिंग, मतलब आप बेसिकली आपको उसमें 2 ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं,
ठीक है, इवोल्यूशन में। Someone saying both the main difference is only about the time span. यस, एक्चुअली टाइम स्पैन का ही डिफरेंस है। टाइम स्पैन हम लोग जैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में वी आर सीइंग ओनली जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। बट अगर आप उसको लॉन्गर टाइम स्केल में देखो, नॉट 10 years 20 years, वन जनरेशन टू जनरेशन नहीं, वी आर सीइंग थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, मतलब एज इन मिलियंस ऑफ ईयर्स हम लोग इवोल्यूशन का देख रहे हैं। ठीक है, 10 years नहीं देख रहे, 100 years भी नहीं देख रहे, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स बोल रहा हूँ मैं, थाउजेंड्स या मिलियंस ईयर्स। मिलियन ईयर्स इज मतलब 10 लाख, ठीक है, 10 लाख ईयर्स। एंड ऑब्वियसली अब अगर अर्थ अर्थ में जो फर्स्ट लाइफ, जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल जो इवॉल्व हुआ था, इट वाज लाइक 3.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 टू 3.5 बिलियन ईयर्स का, बहुत बड़ा टाइम स्केल, ठीक है। और कैसे वो सेल्स इवॉल्व हुए इनटू प्रोकैरियोट्स, आपके आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, कैसे इवॉल्व हुए, इट इज लाइक 3.5 बिलियन ईयर्स के हम लोग प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एज ए, ओके। सो हमारे पीछे पूरा का पूरा एज एन अगर देखो कि देयर इज इन्फिनिटी, एंड हमारे आगे भी इन्फिनिटी, एज इन इनफाइनाइट जनरेशन पीछे है, मतलब करीबन करीबन इनफाइनाइट जनरेशन आगे है, ठीक है। सो वी आर पार्ट ऑफ इन्फिनिटी बेसिकली, ओके। सो अभी जब जनरेशन टू जनरेशन देखते तो हम लोग हार्डी-वीरबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो करते रहे, है ना। एंड देखते हैं कि जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है या एलिलिक फ्रीक्वेंसी, इफ इट फॉलोज हार्डी-वीरबर्ग लॉ, ओके। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इवोल्यूशनरी स्केल पे देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अभी रैंडम इफेक्ट्स के बारे में बात की, सच एज दोस एसोसिएटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग एरर along with exceptionally small differences between सो बेसिकली अगर आप छोटे रैंडम इफेक्ट्स को भी अभी काउंट करोगे तो आप 1000 ईयर्स के स्केल में वो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस भी काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। एंड हमेशा याद रखो, जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है वो एक टाइप का इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इट ऑब्वियसली इन्वॉल्व जेनेटिक्स, उसमें इकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, राइट। क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, वो आपके सर्वाइवल पे इफेक्ट देखा है, ठीक है। जैसे मैंने एक क्लासिकल एग्जांपल दिया था आपका अडैप्शन का, एज इन if you go to Himalayan range, मतलब वन डे में आप डायरेक्ट उधर चले जाओ, एज इन लद्दाख रीजन, so you may not be able to survive without equipments and medicines, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं लार्ज पॉपुलेशन माइग्रेशन की बात करूँ तो वो शायद सर्वाइव ना कर पाए। हो सकता है कुछ लोग अडेप्ट कर पाए, ठीक है, बट बहुत लोग नहीं कर पाए, ओके। सो इकोलॉजी में अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, एज एन इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जुरासिक एरा के बारे में देख लेते हैं, तो जुरासिक एरा कैसे बंद हुआ था, मतलब एज एन डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था, मीटरोइड एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, अर्थ वॉज कवर्ड विद डस्ट, ठीक है। डस्ट से कवर हो गया, तो ऑब्वियसली इतना डस्ट हुआ था कि लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाया था, एंड ऑब्वियसली आइस एज इनिशिएट हो गया था, ठीक है। सो तो क्या हो गया फिर, अभी जो जो लैंड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऑब्वियसली दे वेर गॉन, जो तो फिर ऑब्वियसली जुरासिक एरा आपका गया, सीधा गया। बट जो ये बोला जाता है कि जो एलिगेटर्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, दे वेर पार्ट ऑफ जुरासिक एरा एंड दे आर स्टिल सर्वाइविंग, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी उतनी है, वो इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर चुके थे, राइट। सो एंड दे वेर लिविंग इन अंडर वाटर, सो दे सर्वाइव, ठीक है। सो अगर तुमको कभी भी एलियंस के बारे में जानना है,
सो यू हैव टू जस्ट डाइव इन डीप मरी। आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे कि इट इज़ मतलब ऐसे लगेगा नहीं कि एक्चुअली प्रेजेंट है। बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। प्लस इसमें इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट आ जाते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग ओनली फ्रॉम एक 1 यूनिट के हिसाब से देख रहे हैं। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी से सॉरी इज एज अ कोर्स, वैसे खाली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी इज ऑल्सो कोर्स, ठीक। तो उस पर भी आप वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपको जेनेटिक्स में जाना है या इकोलॉजी में जाना है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट यू कैन। स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली मैथ्स भी आ जाता है, एंड इवन कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली यू हैव टू हैंडल। आपके पास काफ़ी सारा रॉ डेटा रहेगा और आप ऑब्वियसली उसको फिजिबल नहीं रहेगा उतना अगर आप बाय विदाउट एनी कंप्यूटर एड्स यूटिलाइज, तो ऑब्वियसली उधर सॉफ्टवेयर्स का यूटिलाइजेशन आ जाता है। एंड बेसिकली सॉफ्टवेयर आपको बनाना भी खुद ही पड़ता है। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सॉफ्टवेयर बनाते भी है, तो इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स में उधर मेजर रोल प्ले हो जाता है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या पैरामीटर्स चेंज करेंगे तो उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। वो सब पैरामीटर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऑब्वियसली सम बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू कोड, तो उन्होंने मतलब एज इन कंप्यूटर साइंस भी सीखा। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू अगर आपको इफ़ यू वांट टू गो फॉर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, या बिग डेटा, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर करियर ऑल्सो। सो ऐसा बोला जाता है फ्यूचर में 20 to 25% अप्रोक्सीमेटली ये आपको मशीन लर्निंग और ये सब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या बोलते हैं करियर ओरिएंटेड जॉब्स रहेंगे, ठीक। सो यू कैन सीरियसली एज एन कंसिडर फॉर गोइंग टू दिस एरिया। ओके, आगे चलते। ओके, सो तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग एज इन बायोलॉजिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, एज इन वी इंट्रोड्यूस पीसीआर, मतलब एज इन वी इन्वेंटेड पीसीआर ह्यूमंस के बारे में। ओके, एंड उससे क्या क्या काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। वी हम लोग के पास काफ़ी सारी कैपेबिलिटी है क्लोन करने की, सीक्वेंसिंग करने की, जिसकी वजह से we can as in we can process data, we can generate data, we can process it, and we can observe it, मतलब एक फाइनल डेटा मिल सकता है जिससे कंक्लूड कुछ इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली इवोल्यूशन कैसे हुआ है? ऑब्वियसली ड्यू टू म्यूटेशंस इवेंट्स, ठीक। म्यूटेशन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, म्यूटेशन। फिर आता है ट्रांसपोजिशन। व्हाट इज ट्रांसपोजिशन? यस, आपने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में सुना है। इट इज ऑल्सो ऑब्वियसली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन इवेंट होते हैं। फिर आते हैं डुप्लीकेशन इवेंट्स। डुप्लीकेशन में क्या होता है? जीन डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है, या कोई सीक्वेंसेस डुप्लीकेट हो सकता है। वी एन टी आर एंड एस टी आर पार्ट ऑफ इट, ओके, डुप्लीकेशन। तो वो डुप्लीकेट हो सकता है जिसकी वजह से सीक्वेंस इंक्रीज हो सकता है, साइज डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड करता है। ओके, फिर आता है जीन कन्वर्जन। ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज जीन कन्वर्जन? जस्ट तो जीन कन्वर्जन इज नथिंग बट जब मियोटिक प्रोसेस होता है, सो राइट, मियोटिक प्रोसेस है, ओके। सो ये एक टाइप का आपका क्या बोलते हैं क्रोमोसोम है, ठीक है। एंड देयर इज अनदर क्रोमोसोम, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सेम, जैसे ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्रोमोसोम 21 है, ये भी क्रोमोसोम 21, ठीक है, 2 सेट्स रहते हैं, राइट, है ना। एंड देयर इज एन अलील, ठीक है, ये इधर अलील है, ठीक है, ये एक अलील है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर, ठीक है। सो क्या हो सकता है मियोटिक प्रोसेस में? देयर कैन बी अ एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज हो सकता है इधर मियोटिक प्रोसेस में, क्योंकि ये दोनों एक साथ अलाइन होते हैं, राइट।
तो इधर क्या हो जाता है, इधर एक्सचेंज हो सकता है। एंड ऑब्वियसली जैसे ये फॉर एग्जांपल ये अलील ए है एंड दिस इज अलील बी, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ प्लांट्स का, तो ये टॉल के लिए कोड कर रहा है एंड ये डॉर्फ के लिए कोड कर रहा है, राइट। तो इधर क्या हो सकता है, देयर कैन बी सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज, एक्सचेंज नहीं बोलूँगा इसमें, जो ये फॉर एग्जांपल ये जीन है, इट विल बी ट्रांसफर टू हेयर, और इसका जो अलील रहेगा वो निकल जाएगा, और उसके जगह आपका ब्लैक वाला अलील आ जाएगा, ऐसे टॉल का अलील आ जाएगा। ओके, इट इज कोडिंग फॉर अ टॉल, ये डॉर्कनेस के लिए कोड कर रहा था, बट अभी क्या हो गया, ये जो जीन है ये इधर आ गया, ठीक है। एंड दिस अलील इज कन्वर्टेड टू ए, ए, ठीक है। तो ये बी है, बी था और ये ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ सॉरी रिकॉम्बिनेशन इवेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका चेंजेस आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज जीन कन्वर्जन, ये एकदम सिंपल उसमें बताया मैंने। तो ये है क्या, अ meiotic process directed change in which one allele directs the conversion of homologous allele on a sister chromosome to its own form। मतलब बेसिकली जैसे कैपिटल टी है और दूसरी जगह स्मॉल टी था, तो कैपिटल टी ने जो स्मॉल टी के जो जीन है उसको रिप्लेस कर दिया, एज इन उसको निकाल दिया और कैपिटल टी से रिप्लेस कर दिया। देयरफॉर दोनों जो भी क्रोमोसोम रहेंगे उसमें सेम एलील रहेगा, देयर विल बी नो डिफरेंट एलील, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीन कन्वर्शन, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन आप कैसे स्टडी कर सकते हो। सबसे बेसिक जो फीचर है आपको मॉलिक्यूलर अगर एवोल्यूशन स्टडी करना, यू हैव टू जस्ट सीक्वेंस डीएनए, यू हैव टू सीक्वेंस प्रोटीन्स, ठीक है, और आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज बैक टेस्टिंग, आपको ऑब्वियसली जब मैं इसके बारे में बात करूँ बैक टेस्टिंग मतलब तो इसमें क्या हो रहा है, आपको प्रीवियस जनरेशन्स के भी आपको डीएनए आपको आइसोलेट करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू चेक कि कितना क्या क्या सीक्वेंसेस में चेंजेस है, ठीक, क्या क्या सीक्वेंसेस में चेंजेस है वो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। सो जैसे पेडिग्री एनालिसिस करते रहे, है ना। तो इधर हम लोग देखते हैं कि इधर से है, ठीक है, ठीक। तो अगर मैं एक जनरेशन का देख रहा हूँ, इसका अगर मुझे डीएनए मिले, इसका डीएनए मिले, इसका डीएनए मिले, और इनके 20 जनरेशन 100 जनरेशन पहले के डीएनए मिले मुझे, ठीक, बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उससे हम लोग एवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इनका डीएनए इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि सब जितना भी ओल्ड जनरेशन रहेगा अगर उनका डीएनए मिलेगा तो उनमें क्या कैपेबिलिटी थी, क्या डीएनए, कौन से डीएनए ऑन थे, एज इन कौन से जीन्स फंक्शनल थे, कौन से जीन नॉन फंक्शनल थे, और इनमें क्या चेंजेस आए, तो वो मोलिकुलर एवोल्यूशन पे आ जाता है, ठीक है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक 4 जनरेशन 5 जनरेशन बैक, मतलब वो आ जाता है ऑब्वियसली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 of years, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको जिंदा तो नहीं मिलेंगे सारे, है ना। 4 जनरेशन 3 और 4 जनरेशन के बाद तो आपको ज़्यादातर जो फैमिली में नहीं होता है, जिंदा नहीं रहता, तो यू हैव टू गो फॉर अ रिकॉर्ड्स। अभी रिकॉर्ड्स के लिए आपको बेसिकली जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, राइट। तो उसमें क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जो इंसान सरवाइव कर लेता है एज इन ड्यू टू सम फ्लड्स, उसमें क्या हो रहा है कि हो सकता है आदमी प्रिजर्व हो जाए, मतलब उसका डीएनए प्रिजर्व हो जाए, तो उसमें से डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं फ्रॉम बोन्स, एंड देन वी आर ऑब्जर्विंग कि उनको सीक्वेंस करके उसका चेक कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या चेंजेस है डीएनए में, कौन से जीन फंक्शनल है, कौन से जीन नॉन फंक्शनल, एंड देन वी कैन अलाइन दैट पैटर्न, ठीक है। आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा रहेगा, तो अलाइनमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल रहते हैं, उसमें अलाइनमेंट रहता है, राइट। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल ब्लास्ट, तो आप ब्लास्ट कर सकते हो एंड देन एज इन ब्लास्ट सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर सकते हो, एंड देन यू कैन अलाइन एंड फाइलोजेनेटिक ट्री जनरेट कर सकते हो,
ओके, बेसिकली यू आर फाइंडिंग आउट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि कैसे किधर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो इसमें ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उसका में। एंड इंडिया में एज एन अगर मैं बोलूँ तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इतने नहीं है, बिकॉज फॉर द सिंपल फैक्ट कि जो इंडिया में एज इन ओल्ड उसमें वी यूज टू बर्न आवर जो डेड हो गए उनको बर्न किया जाता था, राइट? तो उनके रिमेन्स एज इन वी विल नॉट गेट दैट रिकॉर्ड्स। बट जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मतलब एज इन मिल रहे वो जो मैं अगर इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें जिनका अननेचुरल डेथ हुआ, ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड मिल सकता है। बट जिनका नेचुरल डेथ हुआ है एंड उनके फैमिली मेम्बर्स ने बर्न किया तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड आपके निकल गया, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में एज इन उनको जो डेड रहता है दे बरी, तो उसमें से फिर रिकॉर्ड्स मिलना ईजी हो जाता है, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालना या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिल जाते, इजीली मिल जाते, ओके, ठीक है। तो ये जो हम लोग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बनाते हैं एंड क्रोनोलॉजी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस होने का देखते हैं, तो वी कैन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट दैट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड उसको फिर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसमें से हम लोग सबसे मेन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, एज इन जैसे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके पता लगाया कि देर इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन apes and humans या monkeys and humans 99.3% सिमिलैरिटी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी। एंड अगर सेम चीज़ अगर हम लोग माउस में देखें तो माउस एंड ह्यूमंस में 98% का सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो 2% से हम लोग वी आर डिफरेंट फ्रॉम माउस, ठीक है। तो एंड वो 2% ऐसा नहीं है कि 2% ही है, छोटा अमाउंट, छोटा परसेंट है, इट इज़ वेरी वेरी वास्ट। 2% भी बोला तो इट इज़ वेरी वास्ट, बिकॉज उतने सारे डीएनए में म्यूटेशंस आए, चेंजेस आए, जिसकी वजह से वी आर ह्यूमंस एंड अदर्स आर लाइक दूसरे एनिमल्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है ऐसे, ओके, आगे चलते हैं। सो सो बेसिकली अगर हम लोग जब हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री निकालते हैं, right, तो एक मिनट में इधर आ जाता हूँ, इधर है, ओके। सो अगर मैं फाइलोजेनेटिक ट्री निकालता हूँ, वी आर वेरी मच रिलेटेड विद बैक्टीरिया, वी आर वेरी मच रिलेटेड टू आर्किया, ठीक, ठीक है। तो इधर आ गया तुम्हारा, है ना, होमो सेपियंस आ गया इधर, ठीक है। एंड वी आर ऑब्वियसली रिलेटेड टू ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स and all these organisms and all these organisms, right? Bacteria, archaea and eukaryotes, ठीक है, वी आर वेरी मच रिलेटेड, ठीक है। कितना परसेंट है वो डिफर करता है ऑब्वियसली, ठीक है, बट वी आर रिलेटेड इन जेनेटिक, सी जेनेटिक फॉर्म ऑफ लाइफ या एवोल्यूशनरी ट्री में हम लोग सब रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। सो इसको किंगडम ऑफ लाइफ एट द रूट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक हैबिट, तो उसमें क्या है, जैसे भी हम लोग इफ वी फाइंड सम न्यू वेराइटी या न्यू वेरिएंट्स फाइंड आउट करते हैं या ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट करते हैं, तो वो उनको फिर फिट किए जाते हैं इन फाइलोजेनेटिक, ठीक है। ये पूरा जो हम लोगों ने अभी देखा उसमें, ठीक है। तो इसमें कैसे मॉलिक्यूल्स हम लोग जब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो जब हम लोग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जस्ट अ सेकंड, ओके। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन स्टडीज़ में वी आर चेकिंग कि कैसे मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आए और कैसे फंक्शंस में, जैसे मॉलिक्यूल्स में चेंज आया तो उसके फंक्शन में क्या चेंजेस आए वो भी देखना ज़रूरी है।
और वो कैसे फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये होपफुली सबको पता है। आई एम नॉट गोइंग टू इन बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशंस में हम लोग आ जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशंस क्या होता है, आपको सबको पता है। दो टाइप के सब्सटीट्यूशंस होते हैं, राइट। या म्यूटेशन अगर पूरा इवेंट देखें हम लोग पूरा, तो उसमें क्या हो सकता है म्यूटेशंस में, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, बेस पे बेसिकली बेस पेयर म्यूटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपके इंसर्शन डिलीशंस होते हैं, राइट। और सब्सटीट्यूशंस हो गए, इंसर्शन डिलीशंस हो गए, और ट्रांसपोजिशन इवेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो उसमें भी फिर ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन म्यूटेशंस के बारे में आपको पता ही रहेगा, है ना, पता है ना। व्हाट इज ट्रांजिशन म्यूटेशन, ट्रांसवर्शन म्यूटेशंस, क्या होता है ट्रांजिशन म्यूटेशन, कौन बताएगा? So यस। transition ना, यस। so ओके। purine to purine or pyrimidine to pyrimidine, it will be transition, and यस, transversion में it will be purine to pyrimidine directly. राइट, या सो रिवर्स भी हो सकते हैं, पिरामिड इनटू प्यूरिन, ठीक है। सो ट्रांसवर्शन में ये होता है, एंड ट्रांजिशन में प्यूरिन टू प्यूरिन हो सकता है, मतलब सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय टी और टी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी, ठीक है, और या यू, ठीक है। सो चेंजेस आते हैं। अब उसका मेजरमेंट भी इम्पोर्टेंट है कि कितना, आपको क्या लगता है कि 20 ईयर्स बैक तो चेंजेस नहीं आए रहेंगे, बट जब उसको उसके लिए भी एक मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत पड़ती है कि कितने सारे चेंजेस हैं, ठीक है, कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल्स का ज़रूरत पड़ेगा, एंड वी विल बी गोइंग थ्रू दैट, बट एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर वो सबके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे सिनेरियोज रहते हैं, एंड हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होते हैं, बट क्या हो जाता है उसमें भी बैक म्यूटेशंस होते हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशंस होते हैं, बैक म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, जो मैथमेटिकल मॉडल है उसमें फिर बहुत सारे चेंजेस करना पड़ता है, ठीक। तो वी आर नॉट गोइंग थ्रू मैथमेटिकल मॉडल, बस हम लोग को पता होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट अ मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। और अगर आपको फ्यूचर में यूज़ करना रहेगा तो आप यू कैन फिर देन गो फॉर अ डीप स्टडी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जैसे तो इसका ज़रूरत कभी पड़ा प्रोटीन एंड डीएनए सीक्वेंसेस के में सब्सटीट्यूशंस के बारे में, क्योंकि वी वेर ऑब्वियसली जो साइंटिस्ट है एज एन रिसर्चर्स दे वेर ऑब्जर्विंग कि क्या पैटर्न्स क्या है, ठीक है। कैसे रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस होते हैं, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल, ओके इधर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। सो वी यूकैरियोट हम लोग के पास कितने 46 पेयर्स ऑफ जीन है, कितने 42 पेयर्स कितने, वी हैव अराउंड 46 क्रोमोसोम्स, राइट, है ना, 23 पेयर्स बोल सकते हैं। एंड उसमें भी वी हैव 22 ऑटोसोम्स एंड वन नॉन ऑटोसोम या 6 क्रोमोसोम बोल सकते हैं, ठीक है। वन पेयर, 22 पेयर और ऑटोसोम्स। अभी इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, जो अगर हम लोग एवोल्यूशनरी मतलब बहुत पीछे जाए, एकदम पीछे जाए, तो वी कैन फाइंड आउट कि मंकीज में एंड ह्यूमंस में देयर कैन बी सेवरल जीन्स विच हैव सेम फंक्शन, सिमिलर फंक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है। तो या अगर मैं, चलो मंकीज से भी कंपेयर नहीं करता, वी कैन कंपेयर विद माउस, ठीक है। तो देयर आर जीन्स विच वी कैन कंपेयर, ठीक है, दोनों का सेम फंक्शन हो सकता है, ठीक। तो ये कैसे पता चला कि ये सेम फंक्शन हो सकता है, ऑब्वियसली मोलिकुलर एवोल्यूशन हम लोग को बेसिकली सीक्वेंस से स्टडी करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि अगर ये सीक्वेंस सेम है, ठीक है, दोनों के डीएनए सीक्वेंसेस सेम है, मतलब दोनों के जो एंड प्रोडक्ट भी सेम रहेंगे, ठीक है, करीबन करीबन सिमिलर रहेगा, ठीक है।
ओके, राइट। दोनों के एंड प्रोडक्ट भी सिमिलर रहेंगे एंड दे माइट बी वर्किंग फॉर सेम, या अगर दोनों का सेम प्रोटीन है तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोलाइपेज, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज नाम से क्या पता चल, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, राइट। फॉस्फोलाइपेज के लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक। तो इसका फंक्शन सेम हो सकता है, या इसका ये भी सिमिलर सेम जीन्स है माउस में भी और ह्यूमंस में, ठीक है। हो सकता है इन दोनों का फंक्शन सेम हो, सिमिलर हो, या दोनों का फंक्शन अलग अलग हो, ठीक है। बट जीन्स सॉरी, प्रोटीन सेम है, सिमिलर है, जीन्स में सिमिलर है, ठीक है। हो सकता है सेम फंक्शन कर रहे या डिफरेंट फंक्शन कर रहे, तो ये इनको होमोलॉगस प्रोटीन्स के अंदर डाला जाता है। होमोलॉगस मतलब दोनों के सेम डीएनए है, ऑब्वियसली सिमिलर प्रोटीन्स भी जनरेट होंगे, ठीक है, एंड उनका फंक्शन भी सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो इनको होमोलॉगस प्रोटीन्स के अंदर डाला जाता है। होमोलॉगस जीन्स होते हैं, वैसे होमोलॉगस प्रोटीन्स होते हैं, ओके। अभी अगर आप देखोगे डीएनए इज वेरी लार्ज, राइट। तो आप बोलोगे कि जो म्यूटेशन, ये मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन हो रहा है, वो सब जो डीएनए जो जितना भी सीक्वेंस है पूरा, एज एन हम लोग का कितना है 3 बिलियन, राइट, विच इज 300 करोड़ बेस पेयर्स, ठीक है। अभी अगर मैं 300 करोड़ बेस पेयर की बात करूँ या 3 बिलियन बेस पेयर्स की बात करूँ, ह्यूमंस की बात करूँ, ठीक है, तो म्यूटेशन इज रैंडम इवेंट, ठीक है। म्यूटेशन रैंडम इवेंट है, बाकी ट्रांसपोजिशन है, बहुत सारे अलग इवेंट्स है, ठीक है, अभी देखे थे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, कुछ सीक्वेंसेस में जो इवोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी एज एन चेंज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज हायर, एंड कुछ सीक्वेंसेस में लोअर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज बोल सकता हूँ मैं, या म्यूटेशन इवेंट्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कई कई ऐसा रीजन्स है डीएनए में वेयर इट जो इवोल्यूशन रेट है, इट इज़ हाई, या फ्रीक्वेंसी हाई है, और कई कई सीक्वेंसेस में फ्रीक्वेंसी इज लो और वेरी वेरी लो, कई कई जगह नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब एवरेज से। तो ऑब्वियसली आपको इधर जब जिधर जिधर फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आपको इधर बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे इन डीएनए सीक्वेंसेस, और जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, उसमें आपको सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलेगी, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग देखते हैं, जैसे 18 यूकैरियोट्स बोलेंगे तो 18 एस आर आर एन ए, ठीक है, या हो गया अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो 16 एस आर आर एन ए, ओके। अभी आप बोलोगे कि ये इसका फंक्शन क्या है, आर आर एन ए का फंक्शन क्या है, किधर आता है आर आर एन, राइबोसोम्स में आता है, राइट। एंड ये राइबोसोम के साथ इंटीग्रेटेड में रहता है, मतलब राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन है। अभी मुझे बताओ राइबोसोम का फंक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या है, इट इज़ फॉर प्रोटीन प्रोसेसिंग या प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी प्रोटीन या प्रोटीन मशीन बोल सकता हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस मशीन बोल सकता हूँ, राइट। अगर इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस है, मैसिव चेंजेस है, एज इन इवोल्यूशन है, ओके, सो ऑब्वियसली ये प्रोटीन फंक्शन पे इफेक्ट आएगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट आया तो वो सेलेक्ट इन हो सकता है, बट नेगेटिव इफेक्ट आया तो सेलेक्ट आउट हो सकता है ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अभी ऐसे इसमें भी जो 16 एस आर आर एन ए है, उसमें इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1500 बेस पेयर, करीबन करीबन, ठीक है, या 1498 बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी अगर आप यही सीक्वेंस को देखो, खाली 16 एस आर आर एन ए, ठीक है, मैंने लीनियर फॉर्म में बताया, बट एक्चुअली वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर में रहता है, उसमें बहुत सारे रीजन्स रहते हैं, तो देयर आर सेवरल रीजन्स। और इसमें क्या रहता है कि आपके कुछ रीजन्स जो है, कुछ रीजन्स जो है कंजर्व्ड रीजन्स बोलते हैं इनको, ठीक है, एंड कुछ रीजन्स को हम लोग बोलते हैं
वेरिएबल या हाइपर वेरिएबल रीजन। ठीक है, ये आई थिंक पहले भी पढ़ा है, बट ध्यान से देख लो। ठीक है, तो कंजर्व्ड रीजन्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सीक्वेंसेस कंजर्व्ड है across bacterias, across different classes of bacteria। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, इवोल्यूशन रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें म्यूटेशंस आते तो आपका डायरेक्ट इफेक्ट आपको प्रोटीन सिंथेसिस में दिखेगा। ठीक है, इसलिए इधर काफ़ी कम चेंजेस आता है। ठीक है, म्यूटेशन रेट इज़ वेरी वेरी लो, वेरी लो। ठीक है, वेरिएबल रीजन अभी नाम से पता चल रहा है, कंजर्व्ड मतलब संभाल के रखना। ठीक है, वेरिएबल मतलब चेंजेस होना। तो वेरिएबल रीजन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जिधर जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा है। ठीक है, चेंज इन म्यूटेशन रेट का। ठीक है, तो इसको वेरिएबल या हाइपर वेरिएबल रीजन भी बोला जाता है, जिसमें चेंजेस इन दैट अकर इन डीएनए इज मोर। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। ठीक है, इसमें तो क्या होता है, if we want to find out relationship between any two bacteria, ठीक है, जैसे साल्मोनेला हो गया, इकोलाई हो गया, तो वी कैन ऑब्जर्व कंजर्व्ड रीजन्स। तो कंजर्व्ड रीजन्स में हम लोग को डिफरेंस मतलब वी कैन उसमें क्या होता है, साल्मोनेला एंड इकोलाई में कंजर्व्ड रीजन्स जो है ज़्यादातर सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं जितने भी दूर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एज एन विच आर बीइंग प्लेस्ड वेरी फार इन इवोल्यूशनरी ट्री, तो उससे हम लोग रिलेटेडनेस इससे निकाल सकते हैं, रिलेटेड। ओके, ठीक है, रिलेटेडनेस निकाल सकते एज एन, मैं रिलेटेडनेस शायद रॉन्ग वर्ड यूज करूँ, बट थिंग इज आई कैन फाइंड what is the percent relatedness or percent similarity between two organism using conserved regions। दूसरे आते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन्स। इसमें हम लोग स्पीसिएशन कर सकते हैं, एज इन वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंजर्व्ड रीजन्स में हम लोग क्या रिलेटेडनेस निकाल रहे थे, एंड हाइपर वेरिएबल या वेरिएबल रीजन से हम लोग स्पीसिएट कर सकते हैं, एज इन जैसे पैराटाइफी ए पैराटाइफी बी में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, आई कैन यूज ऑब्वियसली 16 SRDNA RRNA सीक्वेंसिंग, और हाइपर वेरिएबल रीजन्स देख सकता हूँ और उसमें पता लगा सकता हूँ कि पैरा ए एंड पैरा बी में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो हाइपर वेरिएबल रीजन्स के लिए मैं ये यूटिलाइज कर सकता हूँ। ओके, सो जो हम लोग इसलिए 16S RRNA सीक्वेंसिंग करते, ठीक है, इट इज स्टिल पॉपुलर कि हम लोग दो चीज़ देख रहे, कंजर्व्ड रीजन्स, हाइपर वेरिएबल रीजन्स एक ही होल सीक्वेंस में आ रहा है, and we can find out relatedness and we can also go for speciation। ये इम्पोर्टेंट है। एंड छोटा सीक्वेंसेस है, छोटा सीक्वेंस है 1500 बेस पेयर का। ठीक है, प्रीवियसली इट टुक अराउंड 2 days टू और 2 days और 1 week फॉर प्रोसेसिंग, बट अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया टाइम, 2 days में आ जाता है आपका रिजल्ट। बट थिंग इज इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मेटाजेनोमिक एनालिसिस, मेटाजेनोमिक एनालिसिस। ठीक है, मेटाजेनोमिक एनालिसिस को हम लोग होल डीएनए सीक्वेंसिंग भी बोल सकते हैं, शॉटगन सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं उसको, होल डीएनए सीक्वेंसिंग और शॉटगन सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पूरा का जितना ऑर्गेनिज्म है पूरा का पूरा डीएनए हम लोग उसको सीक्वेंस कर रहे हैं, पूरा का पूरा डीएनए। एंड वी कैन, तो मेटा मतलब क्या, जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा, मतलब अभी हम लोग पूरा जीन सीक्वेंस कर रहे, तो वी कैन गेट ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितना भी कौन सा जीन वर्क कर रहा है, कौन सा जीन प्रेजेंट है, कौन सा जीन एब्सेंट है या नॉन फंक्शनल है, वो हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेटाजीनोमिक एनालिसिस इज आल्सो गुड, बट इसका जो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। आपको 1500 बेस पेयर नहीं, आपको पूरा लैक्स ऑफ बेस पेयर आपको सीक्वेंस करना है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, एक्सपेंसिव के बाद आपको प्रोसेसिंग भी करना है डेटा को, तो इट टेक्स, ये आपको 1 day में हो जाता है प्रोसेसिंग, बट जो मेटाजेनोमिक एनालिसिस है वो डिपेंड करता है, इट कैन टेक 1 day to 30 days फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, ओके, सो इट टेक्स टाइम। ठीक है,
क्योंकि और आपका जो डेटा रहेगा ये तो आपका एमबी में रह सकता है, ठीक है, बट जो मेटाजेनोमिक डेटा है वो आपका इट इज इन जीबीज, ठीक है। अब पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद जीबीज में डेटा रहेगा, जैसे 15 to 100 GB रह सकता है, ठीक है। तो वो आपको अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, तो आपका बहुत स्पीड होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड स्पीड होना चाहिए, एंड आपको प्रोसेसिंग पावर भी होनी चाहिए, ओके। समझ में आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बता दो। यस, 21 स्टूडेंट्स आर देयर। ऊपर से आ रहा है तो बता दो। बस एक ही जन बोल रही है, यस, बाकी Yes, sir. पक्का। ओके, तो इधर आ जाते हैं हम लोग। ओके, सो तो बेसिक जो यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज म्यूटेशन, ठीक। बट म्यूटेशन इटसेल्फ इज ए वेरी रेयर इवेंट, ठीक है, रेयर इवेंट। मतलब एज इन हम लोग जैसे कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर इज ऑल्सो अ रेयर इवेंट, बट क्या हुआ है कि वो म्यूटेशन इतने सारे एडअप हुए हैं कि आपको एंड वी आर एक्सपोज टू मेनी म्यूटेशंस, तो उसमें म्यूटेशन रेट इंक्रीज हो चुका है। अगर आप देखोगे कोई भी म्यूटेशन होता है, ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ म्यूटेशन जैसे पॉलीमरेज है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ जी मतलब जी के अगर टेम्पलेट रहेगा तो सी डालेगा, राइट। तो कभी कभी क्या हो जाता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें टी भी जा सकता है, ए भी जा सकता है, ठीक है। तो इस इधर क्या हो गया आपका गलत पॉलीमरेज ने गलत डाल दिया, एंड इसका क्या है, म्यूटेशन जो रेट है वो 10⁻⁶ है, मतलब 10 lakhs में एरर होने के चांसेस इज 1, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं पूरा एक दिन में खाली एक ही सेल का देखूँ तो उसमें इट डिवाइड्स, ठीक है, एंड बहुत सारे जीन्स रेप्लिकेट होता है, रिपेयर होता है, राइट, ठीक है। एंड बहुत सारे सेल्स जनरेट होते हैं, बहुत सारे सेल्स डाई होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें फिर पॉलीमरेज की सॉरी एक्टिविटी देखी, इफ आई गो थ्रू एक तो पॉलीमरेज की एक्टिविटी होगी, और उसके ऊपर आपका उसके पास फिडेलिटी आता है, फिडेलिटी आती है, जिसमें वो खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हम लोगों ने एक्सोपॉलीमरेज एक्टिविटी देखी फिडेलिटी के बारे में, एक्सोपॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो उसमें भी वो गलती कर सकता है 10⁶, ठीक है, 10 लाख में। अभी अगर आप देखोगे पूरा पॉलीमरेज का जो टोटल, अगर आप देखोगे कितना वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है, इट इज़ नथिंग बट आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका एक गलती होगा 10⁻12 में, ठीक है, पूरा 10⁻12 में एक पॉलीमरेज करीबन करीबन एक एरर इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। एंड इफ यू आर ड्रिंकिंग सिगरेट्स और अल्कोहल यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये जो है ये डाउन हो जाता है, ठीक है। और पेस्टिसाइड लेडन फूड खाओगे तो ये फ्रीक्वेंसी जो है एज एन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो इट मे बी लाइक 10⁻6 to 10⁻12, एंड इट इज़ मैं बोल सकता हूँ ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि करीबन 10⁻16 टाइम्स हमारे सेल्स डिवाइड मतलब होते हैं, तो ये इसमें इसको मिल जाता है मौका एरर इंट्रोड्यूस करने का, okay. One of the factor of aging is also introduction of mutants and accumulation of mutants, वो मेन, ठीक है, ओके। सो इसमें भी
कुछ सीक्वेंसेस बहुत स्पीड में म्यूटेट होते हैं और कुछ सीक्वेंसेस रेयरली म्यूटेट होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है इम्पोर्टेंस ऑफ जीन्स के, ठीक है, सीक्वेंसेस का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आगे जब हम लोग देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया ठीक है, ये जीन हो गया, ठीक है। एंड ये मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ऑब्वियसली इससे पता चल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, कोई बता सकता मैंने क्या बनाया डीएनए में? यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। तो होपफुली सबको समझ रहा है, दिस इज नथिंग बट एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, ठीक है। अभी एक्सॉन्स में अगर ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो इट मे लीड टू डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डिस्टर्बेंस हो जाए, मतलब एज एन प्रोटीन हो सकता है नॉन फंक्शनल हो जाए, ठीक है। एक्सॉन्स में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इज लेस, ठीक है। और इन कंपेयर करोगे विद इंट्रॉन्स, तो इंट्रॉन्स में फ्रीक्वेंसी हाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है। तो एक्सॉन्स में फ्रीक्वेंसी इज लेस एंड इंट्रॉन्स में हाई है, ठीक है। वैसे ही आपका इंट्रॉन्स में and कुछ कुछ जो जीन्स है जो कि उनको सूडो जीन्स बोला जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले। सूडो जीन्स आर दोज जीन्स विच वो पहले फंक्शनल थे, ठीक है, इवोल्यूशन में दे हैव लॉस्ट आउट इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब वो जीन फंक्शनल से नॉन फंक्शनल हो गए, ठीक है। अगर जीन नॉन फंक्शनल हो जाता है तो हो सकता है कि आपका इफेक्ट करे ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में। बट थिंग इज कि जो ऐसे जीन्स होते हैं जो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं एंड इट डजंट इफेक्ट दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिकली, तो ये जीन नॉन फंक्शनल रह जाते हैं एंड इसमें फिर म्यूटेशन रेट इन एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स हाई हो जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर चेंजेस भी आए तो कोई परवाह नहीं, ठीक है। तो इसमें म्यूटेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंसेस रहते हैं, जेनेटिक सीक्वेंसेस रहते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगा या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अभी सोचो, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक्सॉन में फ्रीक्वेंसी इज हाई, ठीक है, तो हो सकता है ये ऑर्गेनिज्म जीन पूल से ही एलिमिनेट हो जाए, समझ रहे? अगर फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई and if it creates some kind of protein which is non-functional और वो प्रोटीन क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, एज एन जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोटीन है विच इज़ नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और इसके ही जीन में म्यूटेशंस आया, ठीक है, हेवी म्यूटेशंस आया, ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन में इफेक्ट आएगा। और अगर डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन में इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन, जैसे मैंने इधर बताया था डीएनए पॉलीमरेज का जो है इधर इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिटरली अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ या फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इतना मैसिव इफेक्ट गिरेगा, मतलब अगर फिडेलिटी की एक्टिविटी बंद हो जाती है या पॉलीमरेज की एक्टिविटी बंद हो जाती है ऑब्वियसली सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग और फिर उसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है एक सेल 100 जैसे 100 मतलब 100 टाइम्स जनरेशन तक जिंदा रहता है यूकैरियोटिक सेल 80 to 100, उसके बाद इट विल डाई ऑफ। तो आपके जो सेल्स है वो पूरे के पूरे मर जाएंगे एंड ऑब्वियसली सेल्स मरेंगे, टिश्यू डेथ हो जाएगा, टिश्यू डेथ होगा तो ऑर्गन ऑर्गन फेलियर होगा, ऑर्गन फेलियर से आपका ऑर्गन सिस्टम फेलियर होगा, उसके बाद ऑब्वियसली ह्यूमन का डेथ हो जाएगा, ठीक है। सो वन वन ये पूरा का पूरे चेन में, ठीक है। वैसे ही आपका इधर अगर बहुत सारे जीन्स होते हैं जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हो गए, जो कि आई थिंक कैंसर बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हो जाते हैं, फिर म्यूटेटर जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये अगर इनमें म्यूटेशंस आते हैं तो इट विल लीड टू कैंसर,
क्योंकि वो अनरेगुलेटेड होता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि क्या क्या चेंजेस आते हैं डीएनए में। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया तो जीन पूल से ही निकल जाता है बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये हम लोगों ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी देखा हुआ, ठीक। वैसे ही सेम चीज़ है प्रोटीन या अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस का, जो प्रोटीन, जो ऑब्वियसली प्रोटीन बनाते हैं। अगर डीएनए में चेंजेस है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूटेशंस हुआ, बट इट मे हैव अ डिस्टिंग्विशिंग इफेक्ट इन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन आपका फंक्शनल हो सकता है या नॉन फंक्शनल हो सकता है, ठीक है। उसके सीक्वेंसेस में भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? खाली एक चेंज होने के लिए, सी इज कन्वर्टेड टू ए, क्या हो गया? ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गया, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो गया। तो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो गया, राइट। एंड आइसोल्यूसिन से आइसोल्यूसिन बन गया, ठीक है, एक बेस पेयर खाली चेंज होने की वजह से, ठीक है। ओके, अभी इधर देखो, वो केमिकली करीबन करीबन सिमिलर था, बट अगर हम लोग एस्पार्जिन देखें तो ए यू में, इधर से यू से ए यू, ठीक है। ओके, सो ये क्या, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलरिटी मिलेगी, एंड इसकी वजह से क्या म्यूटेशन रेट हाई हो जाएगा, मतलब अमीनो एसिड या प्रोटीन फंक्शन में इफेक्ट दिखाएगा। तो जैसे हम लोग, मैंने बात किया डीएनए पॉलीमरेज का जो एरर रेट है, इट इज़ वेरी लो, लाइक 1 in 12, ठीक है, मिलियन या बिलियंस में, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में या अमीनो एसिड जो में सीक्वेंसेस में चेंज होना, इट इज़ रेयर इवेंट, बट होता है, ऐसा नहीं नहीं होता है, होता है। और उसके चेंजेस की वजह से आपको ऐसे जेनेटिक डिजीज जैसे कैंसर हो गया, वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन इधर आ जाता है, एंड वो मेन रोल प्ले करता है टू सेलेक्ट आउट नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स या जीन्स। तो अगर जीन्स नॉन फंक्शनल है तो ऑर्गेनिज्म ही को या पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म विल बी रिमूव, ठीक है। नॉन फंक्शनल प्रोटीन है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन का मेजर रोल हो जाता है, और वो ज़बरदस्त स्क्रूटिनिटी करता है, एज एन स्क्रूटिनी करता है, स्क्रूटिनी करता है, सॉरी, स्क्रूटिनी करता है कि अगर जीन फंक्शनल है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, तो वो जीन कंजर्व हो जाएगा, मतलब एज एन इट विल बी पास्ड ऑन टू जनरेशन। और अगर इफ जीन इज हैविंग सम काइंड ऑफ डिलीटरियस इफेक्ट, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो दीज ऑर्गेनिजम्स ये जो है पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म विल बी रिमूव्ड, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन से। तो जैसे इधर अभी अब नेक्स्ट में आता है, हम लोग सीक्वेंस कैसे, मतलब कैसे हम लोग कंपेयर करें कि चेंजेस आए कि नहीं आए। तो अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या सीक्वेंस को अलाइन कर सकते हैं, जैसे क्वेरी सीक्वेंस हो गया, या एंड जो रेफरेंस सीक्वेंस हो गए, को अलाइन कर सकते हैं, एंड देन वी कैन ऑब्जर्व कि क्या चेंजेस है। ऑब्वियसली ये जो सीक्वेंसेस है, जैसे मैंने बताया 300 करोड़ बेस पर है, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इंडिविजुअल सीक्वेंसेस बाय नेकेड आइज, और आप वो प्रोसेसिंग आप खुद नहीं करोगे, सो यू हैव टू यूज़ कंप्यूटर एड, मतलब सॉफ्टवेयर का एड यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेगी, ताकि आप ये सारे प्रोसेस कर पाओ, ठीक है। एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू गो विदाउट एनी यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, सो इसमें अभी जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है, इधर इधर एक मिनट। ओके, ये सीक्वेंसेस ये दिख रहे हैं आपको। तो ये अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट किया हुआ है। तो इधर आपको कितने दिख रहे हैं? इधर ऊपर आपके क्वेरी में हो सकता है 6 न्यूक्लियोटाइड्स है, नीचे रेफरेंसेस में
इट इज 5 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं इसमें? 3 चेंजेस दिख जाएंगे आपको। क्या क्या चेंजेस है बता सकते हो? यस, क्या चेंजेस है इसमें? यस, एनीवन? क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है आपको? सीक्वेंस दिख रहा है आपको? Yes, sir. GTA, CCT, ना? हम्म। क्या क्या दिख रहा है? 3 चेंजेस दिख रहे होंगे आपको, या तीन So चीजें आप ऑब्जर्व cytosine कर is सकते? paired with thymine. नहीं, एक्चुअली मैं दो सीक्वेंसेस सिमिलर है, सेम है। हाँ, उसको कंपेयर कर रहा हूँ, एक माउस से है और एक ह्यूमन से। ठीक है, एंड बोथ आर कोडिंग फॉर सेम प्रोटीन। तो मैं सेंस स्ट्रैंड एज इन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये सिमिलर, आपको क्या दिख रहा है? ये सिमिलर है। ठीक है, ये भी सिमिलर है। ओके, ये सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, मतलब ये जीन्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, किधर डिसिमिलरिटी किधर आ रही है? ठीक है, किधर डिसिमिलरिटी आ रही है? एक तो इधर आ रही। ठीक है, फोर्थ फोर्थ न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, अगर लेफ्ट से हम लोग फोर्थ न्यूक्लियोटाइड देखें तो इधर सी है और इधर टी है। ठीक है, तो इट शुड बी आइदर टी, ये वाला, या दिस शुड बी आइदर सी। ठीक है, तो ये एक चेंजेस हो सकता है, मतलब म्यूटेशन इवेंट हुआ है। फिर दूसरा जो इवेंट हुआ है, तीसरा जो अगर मैं उसको कंपेयर करूँ, ये कुछ सीक्वेंस से सिमिलर है, कुछ सीक्वेंस से डिसिमिलर है। ठीक है, तो 6 न्यूक्लियोटाइड है, तो उसमें से 2 सीक्वेंसेस डिसिमिलर है एंड रेस्ट ऑफ द 6 सीक्वेंसेस सिमिलर है, या 4 सीक्वेंसेस सिमिलर, सॉरी। तो इसमें क्या है, एक में ये क्या है, ये टी, और इसके अपोजिट कोई भी नहीं है। तो इधर हो सकता था ए हुआ रहेगा और ए डिलीट हो गया। ठीक है, वन हाइपोथेसिस हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि टी हैज बीन इंसर्टेड, आइदर ए इज डिलीटेड और टी हैज बीन इंसर्टेड। दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो वैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया 4 ऑफ द 6 न्यूक्लियोटाइड पोजीशन, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो आया है चेंजेस, तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं? हम लोग वी कैन से कि ये जो 6 में से 4 न्यूक्लियोटाइड्स है वो एंसेस्टर सीक्वेंस से आया है। ठीक है, और उसमें म्यूटेशन इवेंट के वजह से या जो भी चेंजेस आए उसके वजह से चेंज हुआ है दोनों, फिर दोनों सीक्वेंसेस थोड़े बहुत डिसिमिलर। ठीक है, उससे हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो और ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन एक हुआ है, जैसे हम लोगों ने देखा था, ये सी इज कन्वर्टेड इनटू टी। ठीक है, तो ट्रांजिशन म्यूटेशन, और फिर एक इंसर्शन या डिलीशन इवेंट हुआ है जो सेकंड पोजीशन में है, वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा रैपिड डाइवर्जेंस होता है, मतलब रैपिड चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर जीन में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको सीक्वेंसेस में देखने मिलेंगे एंड विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन इट्स फंक्शनैलिटी। उसका प्रोटीन फंक्शन शायद वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो ये जो अलाइनमेंट बनाना रहता है, क्योंकि इसमें गैप्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप खाली खुद आप दो सीक्वेंसेस खुद ही फिजिकली कंपेयर करने जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑब्वियसली यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर मतलब ऐसे कंप्यूटिंग पावर आ गया, आप स्पीड में कर सकते हैं, जल्दी ऑप्टिमली अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका भी ध्यान देना पड़ता है कि क्या बोलते हैं, गैप्स का भी ध्यान देना पड़ता है, इंसर्शन या डिलीशंस का। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर आप देखो, ठीक है, तो इसमें से हो सकता है ये ओरिजिनल सीक्वेंस हो या ये ओरिजिनल सीक्वेंस हो, ये दोनों भी ओरिजिनल सीक्वेंस नहीं है, इसमें चेंजेस आए। ये हो सकता है ये इंसर्शन हुआ या ये डिलीशन हुआ, तो इधर ही 4-5 सीक्वेंसेस बन गए। ठीक है ना, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी रहता है। तो इसमें क्या है, एक ही सीक्वेंस के आप 6 सीक्वेंसेस आप इसमें ही निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 चीज़ें नहीं,
ये इंसर्शन हुआ है या ये डिलीशन हुआ है या इधर चेंजेस आए और इधर चेंजेस आए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं खाली इधर, जैसे मैंने 4 ही सीक्वेंसेस बताए, इसमें हो सकता है कि सी हैज़ बीन कन्वर्टेड टू टी एंड इट इज़ बैक कन्वर्टेड टू सी, हो सकता है चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आए रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग एकदम मतलब इसको ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के थ्रू अलाइन करना पड़ता है एंड ओके। उसमें फिर वो होपफुली तुम लोग ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ा रहेगा कि जो गैप्स रहते हैं उसमें फिर पेनल्टी वेनल्टी लगती है, मतलब एज एन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम रहता है तो वो फॉलो होता है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट म्यूटेशंस में चेंजेस, बहुत सारे म्यूटेशंस हो सकते हैं, इंडेल्स हो सकते हैं। इंडेल्स का फुल फॉर्म है इंसर्शन या डिलीशंस, ठीक है। आई एन का इंसर्शन और डी ई एल का डिलीशंस, ठीक है। तो गैप्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, इंडेल्स की वजह से। उसके वजह से सीक्वेंसेस में चेंजेस आ सकते हैं और वो आपको प्रोटीन सीक्वेंसेस के चेंजेस में रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। हम्म तो इसमें सब्स्टिट्यूशन एंड ज्यूक्स कैंटर मॉडल है। तो एक टाइप का स्टैटिस्टिकल मॉडल है जिसमें क्या इसके बारे में बताया था कि कितना चेंजेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, कितने सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं पर साइट, ठीक है, बिटवीन टू सीक्वेंस। तो ये मॉलिक्यूलर एनालिसिस, इवोल्यूशन एनालिसिस करने के लिए काफ़ी अच्छा मॉडल है, बट इसमें भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब एज इन ड्रॉबैक्स है। तो अगर तुम लोग मैथमेटिकल मॉडल देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखता है, ओके। बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, और क्यों चेंजेस आए वो हम लोग देखेंगे क्योंकि ये पुराना मॉडल है। और इसमें क्या मेंशन किया कि चेंजेस जो है मेजर कर सकते हैं, एंड बट इसमें जो चेंजेस मेजर कर सकते हैं उसमें भी पॉसिबल जो सिनेरियोज है, जैसे फॉर एग्जांपल सी इज़ कन्वर्टेड टू ए, ठीक है, टाइम 1 टाइम 2, और फिर वो ए कैन बी कन्वर्टेड टू टी, ठीक है। तो मतलब क्या, कितने सीक्वेंसेस चेंजेस है, एक आया, दो आया, ठीक है, दो आ गए इधर। और अगर तुम लोग इधर दूसरा सिनेरियो देखोगे तो सी इज़ कन्वर्टेड टू टी, ठीक है, म्यूटेशन इवेंट हुआ, और फिर नेक्स्ट उसमें वापस वो सी में आ गया, मतलब क्या हुआ, रिवर्स म्यूटेशन हो गया। तो इधर दो फॉरवर्ड म्यूटेशन हुए और इधर एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स म्यूटेशन हो गया। तो ये क्या हो जाता है, सिनेरियो में ये डिफरेंट सिनेरियो है, तो इसके वजह से क्या होता है, जो हम लोगों ने इधर जो सीक्वेंस निकाला है, ठीक है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसमें एक्चुअली सीक्वेंसेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, एंड उसको मेजर करने के लिए वी हैव टू हैव अ डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए, ठीक है, जैसे ये रेट ऑफ म्यूटेशंस के बारे में बताया, ठीक है। तो ये आप, अगर आपको पढ़ना है तो ये एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो। एक्चुअल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर साइट, उसको के में मेजर करो, ठीक है। तो इस पे हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, तो इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। ठीक है, तो इसमें देख, जैसे रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, हम अभी मतलब एज इन डिटेल्स में जा रहे हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ दैट टू सीक्वेंसेस दैट हैव अंडरगोन सिंस देयर लास्ट शेयर कॉमन एंसेस्टर। सो व्हाट इज लास्ट शेयर कॉमन एंसेस्टर? तो आप जब भी फाइलोजेनेटिक ट्री देखते हो, राइट, ओके, फाइलोजेनेटिक ट्री देखते हो, राइट, तो ये इधर बोलते हैं ना, दिस इज नोड, ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर है इनका, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म बी है, ओके, दिस इज कॉमन एंसेस्टर, और उनमें म्यूटेशन की वजह से ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। सो इन, तो लास्ट कॉमन एंसेस्टर में ऑब्वियसली जीन वुड बी सिमिलर। इसमें क्या हो सकता है कि आपका चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, और इसमें दूसरे टाइप का चेंजेस है,
ओके। सो हो सकता है कि बाकी अगर हम लोग सीक्वेंस सिमिलरिटी देखें तो इट वुड बी सेम, बट खाली जो चेंजेस आ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग कितना रेट है न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन का वो निकाल सकते हैं। ठीक, और ऑब्वियसली रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम इज़ अ मेन फैक्टर, और कितने स्पीड में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन के। ठीक है, के इज़ नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन पर साइड, एंड ऑब्वियसली टी मतलब डाइवर्जेंस टाइम, कितने साल पहले वो जो डाइवर्ज हुए, एज इन दो जो कॉमन एंसेस्टर था और जो अभी रिसेंटली जो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, जैसे इधर ए एंड बी है, राइट, इधर ए एंड बी है, तो ये कितना टाइम हुआ डाइवर्जेंस को। ठीक है, इट मे बी लाइक 50 years, 100 years, 1000 years, 2000 years, 10,000 years, 50,000 years, कितना ईयर्स में सेपरेट हुआ। जैसे ह्यूमंस का ही बात कर लेते, ह्यूमंस का बोलते हैं ना मंकी से, ये मंकी का मंकी रह गया, एंड ये ह्यूमन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 80,000 years है, 80,000 years है, राइट, म्यूटेशन इवेंट हुआ। ठीक है, जिसके वजह से ये क्या बोलते हैं, जो मंकी एंड ह्यूमन सेपरेट आउट हुए। तो इनमें इन दोनों का सीक्वेंस कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितने परसेंट सीक्वेंसेस सिमिलर है, कितने परसेंट सीक्वेंस डिसिमिलर, और कौन से जीन्स में म्यूटेशन इवेंट हुआ। ठीक है, तो ये आपका एविडेंस हो जाता है, एज इन एनालिसिस करके आपको एविडेंस मिल सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप बहुत पीछे जाओगे, बहुत पीछे जाओगे, एज इन लाइक 3 जनरेशन 4 जनरेशन के बैक टेस्टिंग में जाओगे, तो आपको उतना ज़्यादा डीएनए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नहीं तो आपको बहुत सारा ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकालना पड़ेगा, और उधर से आप अगर डीएनए निकाल पाओ और दैट वुड बी यूजफुल। ठीक है, तो शुड आई स्टॉप राइट नाउ और शुड आई कंटिन्यू, ये बता दो मुझे। 11:40 हो रहा है अप्रोक्सीमेट। यस, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप, बता दो। सर टॉपिक यहाँ तक है तो ठीक है, वरना यू कैन कंटिन्यू थोड़ा और। टॉपिक तो पूरा का पूरा है, लेसन है। नो, मीन्स द पॉइंट विच वी आर गोइंग थ्रू राइट हाँ, नाउ वो ना, वो से। पॉइंट एक्चुअली ख़त्म हुआ है। वी कैन मतलब है, अगर करना है तो इट विल टेक अराउंड मोर आवर्स, 2 hours करीबन। तो शुड आई स्टॉप देन? Okay, so then we can stop for today here. ठीक है, चलेगा।